नहीं आ रहे हैं तो तुम लोग का रिजल्ट खराब होने वाला है, फिर हमको मत बोलना। तुम लोगों को लगता है कि पेपर में कंपटीशन, पेपर आसान हो गया है, पेपर में कंपटीशन बढ़ते चला जा रहा है। 550 नंबर पे मेडिकल का कॉलेज नहीं मिल रहा है अब, तो ऐसे मेडिकल का तैयारी मत करो, और करना है तो ढंग से करो। लास्ट वीक भी क्लास कैंसिल हो गया था, अभी तक कोई होमवर्क नहीं बनाया और एक भी डाउट नहीं किसी को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर 7 25-30 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 यार आवाज उसमें चैट में टाइप कर दो। उसने ये क्या नाम है, तो नाम भी भूल गया। खुशी। हाँ खुशी, ठीक है। चैट में टाइप कर दो, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा, वो आवाज गूंज रहा है। चैट में टाइप कर दो कौन सा क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में which of the following element will never obey octet rule? कौन सा एलिमेंट ऑक्टेट रूल कभी ओबे नहीं कर पाएगा? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में मैक्सिमम डुप्लेट पूरा हो सकता है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट मैक्सिमम जा सकता है, तो ऑक्टेट कभी भी नहीं पूरा हो पाएगा, डुप्लेट पूरा हो पाएगा। सल्फर में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, फ्लोरीन में ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और सोडियम में भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी सारे केसेस में डुप्लेट, फिर हाइड्रोजन में केवल डुप्लेट पूरा हो पाएगा। और कोई डाउट किसी को? सर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 वाले पार्ट में, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 में विच एलिमेंट डू नॉट हैव वैलेंसी इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर? किस एलिमेंट में ग्रुप नंबर के बराबर का वैलेंसी नहीं होता है? तो यार इसमें ना हम एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं। जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर का जो ओल्ड कन्वेंशन है, उस चीज को यूज करना। अभी जैसे ग्रुप नंबर 1 से लेके 18 तक बात करते हैं, उस चीज को यूज मत करना। लास्ट वाले कन्वेंशन में जो चीज पीरियड टेबल में पढ़ते हैं, पीरियड टेबल के शुरुआत में देखना, वो ऑल्दो काम का नहीं होता। 1A 2A 1 2B 2C इस टाइप से, सॉरी 3A 3B इस टाइप से हम लोग वर्ड मेंशन करते हैं। तो 1A 2A 3A 4A 5A 6A, उस चीज के कन्वेंशन को यूज करना। तो उसमें जो ग्रुप नंबर वाला पार्ट दे रखा है, उस ग्रुप नंबर के हिसाब से हम लोग का कौन सा एलिमेंट ग्रुप नंबर के बराबर का वैलेंसी नहीं रखता, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंसी ग्रुप नंबर के बराबर का वैलेंसी नहीं रखता है, उस चीज को पता करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करके देखना है इसको खुद से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 तो होमवर्क दिए नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 8 होमवर्क दिया है, 9 तो होमवर्क दिया नहीं है। और कोई डाउट? कौन सा क्वेश्चन नंबर 9? इसमें टिक मार्क नहीं कर रखा, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 9 है बेसिकली, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 तो होमवर्क नहीं दिया था। और कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? 73। कौन सा? 73। 73 में द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड इज। तो CH4 में बचपन से सुनते आ रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। HNO3 वाले पार्ट में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। KNO3 वाले पार्ट को अगर लेके चले तो जैसे NO3 है अगर, तो NO3 माइनस में ये पूरा का पूरा एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखेगा, लेकिन K प्लस और NO3 माइनस ये पार्ट आपस में आयनिक बॉन्ड बना के रखेगा। आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और KCl बॉन्ड वाले पार्ट में केवल आयनिक बॉन्ड है, तो इसलिए KNO3 आराम से आंसर कंसिडर कर सकता है। और कोई डाउट? जल्दी बोलो, और कोई डाउट? सर ये हम लोगों से क्यों नहीं बनता? तो इसीलिए तो प्रैक्टिस करना है, सवाल भारी है, हम काम बोल रहे कि ये चीज आसान है। पहली बार जब सॉल्व करेंगे तो दूसरी बार ये चीज ध्यान में रहेगा। तुम लोग को याद रखना है, प्रीवियस ईयर में जो इस बार पेपर आया है ना, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो तुमको पता चल जाएगा। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो सारे क्वेश्चन देखे हुए टाइप के लगेंगे। तो पहली बार सीखना होता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है,
उसमें से कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं बनेगा उसको डाउट पूछ के क्लियर करने का है, और एक बार वो टॉपिक बन गया तो दोबारा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज याद रहेगा। नीट में याद रखने के लायक क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, लॉजिक नहीं लगाना उसमें, कंसेप्ट नहीं लगाना उसमें, बहुत दिमाग नहीं लगाना होता है। उस तरह के क्वेश्चन इंजीनियरिंग में होते हैं, यहाँ याद रखने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए सब क्वेश्चन पहली बार प्रैक्टिस करो, नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार किसी तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं बनता है डाउट क्लास लेकर के उसको, या डाउट लेकर के उसको पूछो, और एक बार वो चीज सीख लिया तो दूसरी बार जब वापस से प्रैक्टिस करेंगे तो बनना शुरू हो जाएगा। तुम लोगों को वैसे ही क्वेश्चन आ रही है तुमसे, मतलब डॉक्टर बनते, तो डॉक्टर बनने में क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर के पास गए, वो हम लोग के सिम्टम्स के हिसाब से बीमारी जज करता है और दवाई लिखता है, तो उसको याद रहता है ना कि इस बीमारी का ये सिम्टम्स है। वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना करेगा कि अच्छा 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 सर्दी खांसी है, शायद हो सकता है ऐसा होता होगा, या गूगल करने लगेगा। उसको सिम्टम्स देखते ही याद होना चाहिए कि बीमारी कौन सा है, और अगर बीमारी जज कर लिया तो फिर दवाई कौन सा है, ये चीज हम लोग जज करते हैं। एक डॉक्टर का ये काम होता है। तो तुम्हारा एग्जाम भी रटने वाला होता है, तुमको सीखना है पहली बार कि क्या होता है, और दूसरी बार उस चीज को अप्लाई करना है वापस, जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, इसलिए बन जाएगा क्वेश्चन निश्चिंत रहो उसमें। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 1 वाला पार्ट शुरू किए थे, और लेक्चर 1 वाले पार्ट में हम कुछ अच्छा कोवेलेंसी तक बता चुके थे। क्या कोवेलेंसी में जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था अभी, उसके ज्यादा कुछ मेंशन नहीं किया था। तो कोवेलेंसी वाले पार्ट का हम नया लेक्चर शुरू करते हैं, 1 मिनट। लेक्चर 2 वाले पार्ट में जो कोवेलेंसी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दिखा देते हैं। कोवेलेंसी में ऐसा मेंशन किया था कि कंपाउंड वाले पार्ट कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं, इस चीज को हम लोग कोवेलेंसी बोलते हैं। इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एलिमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक एलिमेंट, एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड्स बना रखा है, उस चीज को हम लोग कोवेलेंसी बोला करते हैं। तो इस चीज में कोवेलेंसी वाला पार्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं। मान लो अगर हम लोग कोवेलेंसी को थोड़ा एक्सटेंड करें, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का, ऑल्दो ये कंसेप्ट तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बस मालूम होना चाहिए इस चीज का पार्ट। इसी में एक और डेफिनेशन होता है कोवेलेंसी का ही पार्ट, उसी में कंटिन्यू करो आगे। कोवेलेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू, नोट करते जाओ, कोवेलेंसी इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in the ground state or excited state electronic configuration of an element। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन या फिर एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में से जो भी पार्ट दे रखा, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट के हिसाब से हम लोग आराम से कोवेलेंसी निकाल सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। बस शुरुआत में ढंग से इसको सुनते जाना। जिन लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी आता है, उसमें 2-3 लोग हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता, वो भी इस चीज को बस सुनना, उससे अपने आप चीजें समझ में आने लग जाएंगे, वो पैटर्न समझ में आने लग जाएगा तुम लोगों को कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, जैसे अगर मान लो कि हम लोग बोरोन की बात करते हैं, तो बोरोन वाले पार्ट का एटॉमिक नंबर होता है 5 के बराबर, और अगर एटॉमिक नंबर 5 है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 के बराबर होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के s सब शेल में जो ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद 2s2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के s सब शेल के ऑर्बिटल में, बेसिकली s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद फिर हम लोग 2p1 मेंशन कर सकते हैं। 1s2 2s2 2p1, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला पार्ट ये 2 है और ये 1 है, मतलब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है, उस सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाले पार्ट को ही हम लोग नॉर्मली कंसंट्रेशन डिस्कस करते वक्त वैलेंस शेल बोला करते हैं। जैसे हम लोग के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल बोलते थे, तो के के बाद अगर एल में इलेक्ट्रॉन है तो एल वाला पार्ट वैलेंस शेल हो गया, अगर एम में इलेक्ट्रॉन है तो एम वाला पार्ट वैलेंस शेल हो गया। तो n इक्वल टू 1 2 3, सॉरी मतलब n इक्वल टू 1 और 2 अगर कंसिडर करें
तो ये n इक्वल टू 2 वाला पार्ट सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इस चीज को हम लोग वैलेंस शेल आराम से बोल सकते हैं। और हम लोगों को केवल वैलेंस शेल से ही मतलब होगा, अंदर के शेल किसी काम के नहीं होते हैं, केवल वैलेंस शेल से मतलब रह जाएगा। तो हम लोग का जो वैलेंस शेल वाला पार्ट है, अगर इस चीज का डायग्राम मेंशन करें, अभी तो हम सारा डायग्राम मेंशन कर रहे हैं। 1s में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2s में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ऑर्बिटल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2p में अपने पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बट उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में एक इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग हमेशा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला करते हैं। वर्ड ध्यान रखना, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर के डेफिनेशन के हिसाब से अगर बात करें, कोवेलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें ये पेयर टाइप का इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, ये डबल इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। अनपेयर्ड मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा होगा। इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में या फिर एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वहीं से हम लोग कोवेलेंसी कंसिडर किया करता है। तो कोवेलेंसी वाला पार्ट इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग का वैलेंस शेल में केवल हम लोगों को यहाँ पे तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों एक साथ है मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मतलब कोवेलेंसी 1 के बराबर ले सकते हैं हम लोग, ऐसा बोला जा सकता है। और इसके बाद जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखना, केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को उठा के हम लोग ऊपर डाल सकते हैं, इधर उधर डाल सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऊपर उठा के ले जा रहे हैं। तो वैलेंस शेल वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उसी इलेक्ट्रॉन को मतलब उसी इलेक्ट्रॉन के पेयर के किसी एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम लोग किसी दूसरे उसी वैलेंस शेल के अंदर ही दूसरी जगह पे डालेंगे। इस चीज को एक्साइटेड स्टेट बोला करते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट अपना वैलेंस शेल है। तो इसी वैलेंस शेल वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इस वैलेंस शेल वाले पार्ट में जो हम लोग का यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसी पेयर वाले पार्ट में से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग हटा करके, बेसिकली पेयर को ब्रेक करना है हम लोगों को, तो इस पेयर में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम लोग ऊपर के इसी वैलेंस शेल के खाली जगह में डाल सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉन को केवल वैलेंस शेल के ही खाली जगह में डालना है, कहीं और नहीं भेज देना है। वैलेंस शेल के अंदर ही रखना है हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को। तो अंदर से एक इलेक्ट्रॉन उठा के एक पेयर को ब्रेक करके उस इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम लोग खाली जगह था तो ऊपर डाल दिया है। जिसके वजह से अपना जो डायग्राम है, 1s वाले पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा, 1s वैलेंस शेल नहीं है तो वैसे भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ना है इसमें। 2s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। और 2p वाले पार्ट में हम लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन उठ करके आ गया। इसका मतलब 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में टोटल 3 के बराबर दिख रहा। इसका मतलब कोवेलेंसी आराम से 3 बोल सकते हैं। तो बोरोन वाला पार्ट 1 या फिर 3 दोनों कोवेलेंसी शो कर सकता है, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अभी केवल इन एग्जांपल्स को नोट डाउन करो, जब 2-3 एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो तुमको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्वेश्चंस या कोवेलेंसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। नोट करो इस चीज को। सर हम लोग कोवेलेंसी चेंज क्यों कर रहे हैं? कोवेलेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं, कोवेलेंसी नेचर में ऐसा एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो ये कोवेलेंसी चेंज हो सकता है, वेरिएबल कोवेलेंसी वर्ड यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। कोई कोई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो जैसे हम लोग लास्ट क्लास में लिखे थे कि सल्फर वाला पार्ट 2 भी बॉन्ड बना रखा है, 4 भी बॉन्ड बना रखा है, 6 भी बॉन्ड बना रखा है। तो एक एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकते हैं, मतलब आराम से कोवेलेंसी वाला पार्ट उसका अलग अलग हो सकता है। हम लोग ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट वेरिएबल कोवेलेंसी शो कर सकता है, इस तरीके से ही शो करता है। अब जैसे इसको ऐसा समझो, इसमें मान लो कि एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, एक एलिमेंट का कोई भी एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, उसी एलिमेंट का दूसरा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों जगह कोवेलेंसी अलग है। तो उसको हम लोग थियोरेटिकली एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो थियोरेटिकल एक्सप्रेशन है, वहां पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं।
सर मतलब किसी एलिमेंट के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। यार एक चीज बताओ, तो तुम्ही में से कोई एक आदमी सजेशन दो। अभी रिसेंटली एक एडमिशन हुआ है, मतलब एडमिशन नहीं, एक एडमिशन का इंक्वायरी आया मेडिकल का। एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? चीफ स्टेज पे जाके क्या एडमिशन लेंगे, मतलब उसको कैसे पढ़ा पाएंगे? 3 महीना सिलेबस आगे जा चुका है हम लोग का, बैकअप क्लास देने में एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है हम लोग का। कहाँ से बैकअप क्लास दे पाएंगे? सिलेबस कैसे कंप्लीट करा पाएंगे 11th का? इतने लेट में आकर के एडमिशन का इंक्वायरी कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को पढ़ना होता है कि नहीं पढ़ना होता है। तो तुम में से तुमको क्या लगता है कि लेना चाहिए एडमिशन, नहीं लेना चाहिए? क्या बोल दिया उसको कि नहीं 12th क्लास में, ये 12th क्लास का पढ़ाई कीजिए? क्योंकि ऐसे तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा, क्लास में कुछ ही पढ़ाएंगे उसको समझ नहीं आएगा, उसका भी टाइम खराब होगा, हम लोग को भी दिक्कत होगा पढ़ाने में। मत लीजिए सर। चलो ठीक है। इंजीनियरिंग का एग्जाम खत्म हुआ, जे मेंस का, और इस बार रिजल्ट काफी अच्छा रहा हम लोग का। एक तो 99.01 परसेंटाइल रहा। कुछ लोगों का रिजल्ट और अच्छा होना चाहिए था इस बार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एग्जैक्टली क्या हुआ तो नहीं मालूम, बट ठीक है, एडवांस में रिजल्ट अच्छा रहेगा। और अभी तक 52 लोग हैं जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है आउट ऑफ 130 जो एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और भी लोग हैं जो लोग क्वालिफाई डेफिनेटली किए हैं बट उन लोगों का कॉल नहीं लग रहा है। और मेडिकल में भी रिजल्ट इस बार अच्छा रहेगा, काफी अच्छा अच्छा स्कोर आ रहा है हम लोग का। हम एक चीज सोच करके थोड़ा वो थे, एक 2-3 इंक्वायरी आया हम लोग के यहाँ कल ही कि हम लोग को पासवर्ड बैच में एडमिशन लेना है जनवरी वाले मेंस के लिए। सोचो सितंबर मिड आ गया है, हमको जनवरी वाले मेंस का तैयारी करना है, पूरा 2 साल का सिलेबस खत्म करना है 3 महीने में। तो लोग किस होप से तैयारी करना चाह रहे हैं भगवान जाने, हमको तो नहीं समझ में आता है कि वो लोग क्या सोच के तैयारी करने निकले हैं। पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। चलो ध्यान दो। बोरोन वाले पार्ट का मान लो कार्बन की बात करते हैं हम लोग, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट हो जाएंगे 6। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त 1s2, फिर उसके बाद 2s2 और उसके 2p में हम लोग आराम से 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो वैलेंस शेल हम लोग का अभी भी n=2 है। हम लोग केवल वैलेंस शेल को दिखाएंगे, अंदर वाले पार्ट को नहीं दिखाएंगे। तो अपने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में हम लोग के पास 2s है और उसके अलावा 2p है। 2d होता नहीं है यहाँ पे, केवल 2s और 2p होता है। तो इस केस में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा उसका पेयर होगा। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग तब तक नहीं कराते जब तक कि सारे के सारे हम लोग ऑर्बिटल्स को फिल नहीं कर रखे होंगे। तो इस केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सामने सामने लिख दिया। तो अपने कोवेलेंसी वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग का 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोवेलेंसी 2 के बराबर लिख सकते हैं। जब एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जाते वक्त इसी वैलेंस शेल के किसी एक पेयर वाले पार्ट को ब्रेक करके वहां के इलेक्ट्रॉन को उठा करके हायर एनर्जी स्टेट में डाल सकते हैं। उसी शेल के अंदर, वैलेंस शेल के बाहर नहीं जाना है, उसी वैलेंस शेल के अंदर अगर कोई खाली जगह है तो इलेक्ट्रॉन को उठा के डाला जा सकता है। यहाँ से अपना एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा जिसमें हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया और बाकी उस एक इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग के पास यहाँ 3 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठाकर अगर हायर एनर्जी में लेके चले गए तो तीसरा इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो कार्बन के 2s में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए। मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट हम लोग 4 के बराबर बोल सकते हैं। कार्बन बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग 4 बॉन्ड बनाता है, बट कार्बन 2 बॉन्ड भी बना सकता है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का ऑलमोस्ट खत्म होने पे होगा तब तुमको पता चलेगा कि कार्बन 2 बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल में बना सकता है। अभी के लिए हम लोग कार्बन का मेनली 4 वैलेंसी लेके चलते हैं या फिर 4 कोवैलेंसी लेके चलते हैं। नोट कर लो इस एग्जांपल को। फिर हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात करेंगे। इसको सीखना है अभी किस तरीके से हम लोग कोवैलेंसी की बात कर रहे हैं, कोवैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं, और बाकी फिर इसको याद रखना है।
क्योंकि इस कोवेलेंसी वाले पार्ट का एक छोटा सा एप्लीकेशन हम लोग आगे यूज करेंगे। सर हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑर्बिटल्स में भरे, दोबारा समझा दीजिए ना। नहीं, अभी नहीं समझाएंगे इसको, बस अभी ये समझो कि ऐसा होता है। बाकी हाँ ये है कि हम इन लोगों के बैच में जो एमबी बैच है उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अभी बता ही रहे। अगर तुमको क्लास करना है तो उसमें क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही उन लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि उन लोग का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है तो उन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। अगर तुमको क्लास करना हो तो उसमें क्लास कर सकते हैं, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग में उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टाइम नहीं खराब करेंगे ना। नहीं सर, समझ में आ गया। वाह, सब कुछ खुद ही बोले जा रही है। कार्बन के बाद मान लो हम लोग नाइट्रोजन एलिमेंट लेके चलते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर वाला पार्ट होता है 7, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट 7 हो जाएंगे, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और उसके अलावा 2p3 ले सकते हैं। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल अभी भी 2 है। तो इस केस में ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर कंसिडरेशन लेके चले तो अपने 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके अलावा 2p वाले पार्ट में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ये कंसिडर करते हुए काम कर लिए। अब एक चीज सोच के देखो, जैसे ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी, ग्राउंड स्टेट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कोवेलेंसी 3 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज सोच के देखो कि यहाँ पे एक पेयर वाला पार्ट है। अगर इस पेयर वाले पार्ट में से एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठा के ले जाना चाहते भी है तो जगह भी तो खाली नहीं है ना। अगर हम लोग यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा, नीचे एक इलेक्ट्रॉन खाली बने बचेगा, बट ऊपर एक पेयर बच जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर वाला पार्ट, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है या एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बन रहा है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जा रहा है, तो अपने काम का ये चीज नहीं रह पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर लेके चले भी जाए तो भी अपने काम का नहीं है, और क्योंकि ऊपर हम लोगों के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाना भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ एक्साइटेड स्टेट में जाने का कोई सेंस नहीं है, तो कोवेलेंसी 3 रहेगा। 3 ही कोवेलेंसी शो कर सकते हैं हम लोग नाइट्रोजन के केस में, नोट कर लो। तो इसीलिए ऊपर खाली जगह होना मस्ट कंडीशन है, और अगर खाली जगह होगा तो हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके ऊपर लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन वाले पार्ट का नंबर है एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट 8 हो जाएंगे, और 8 के हिसाब से 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में इस पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1s2 2s2 2p4, जिसमें वैलेंस शेल n इक्वल टू 2 है। और वैलेंस शेल का अगर डायग्राम मेंशन करें तो 2s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p वाले पार्ट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और चौथा एक पेयर बना सकते हैं हम लोग। तो ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अपने पास, इसका मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट हम लोग आराम से 2 के बराबर ले सकते हैं। फिर सेम प्रॉब्लम है, अगर हम लोग अंदर से इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर डालते हैं तो एक पेयर ब्रेक होगा और एक पेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, अपने काम पे ये चीज नहीं आ सकता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे भी कोवेलेंसी वाला पार्ट 2 के अलावा कोई और लेके नहीं जा सकते, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो इस चीज को। सर इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन आता है? अरे बुकलेट में मालूम पड़ जाएगा, रुक जाओ, अभी आएगा सवाल, कराएंगे, पहले थ्योरी सीख तो ले। फिर उसके बाद ऑक्सीजन के बाद मान लो हम फ्लोरीन की बात नहीं कर रहे, हम लोग फ्लोरीन के नीचे वाले एलिमेंट की बात करेंगे अब, ठीक है। पहले हम सल्फर की बात करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा पीरियोडिक टेबल को वर्टिकली याद रखना हमेशा, क्योंकि तुम लोग 10th क्लास में भी इस चीज को पढ़े होंगे कि वर्टिकल लाइन के अलोंग जो प्रॉपर्टी होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सारे के सारे सिमिलर टाइप के होते हैं, क्योंकि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइप का होता है। तो जैसा ऑक्सीजन है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन सल्फर में होगा, वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन सेलेनियम में होगा, वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन
टेलुरियम में होगा। बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे वैलेंस शेल में 2s2 2p4 है, तो इस केस में सल्फर वाला पार्ट सेकंड पीरियड की जगह थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है इसलिए यहाँ पे 2 है। अगर सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो यहाँ वाले पार्ट को हम लोग 3s2 आराम से यहाँ पे 3p4 लिख सकते हैं। अगर हम लोग सेलेनियम वाले पार्ट में जाएंगे तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अंदर क्या उससे मतलब नहीं, अंदर 1s2 2s2 2p6 सब रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोगों को केवल वैलेंस शेल से मतलब है। इस केस में 4s2 और उसके अलावा यहाँ पे 4p4 लिख सकते हैं। अगर टेलुरियम होता तो फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में 5s2 5p4 लिख सकते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना बहुत जरूरी होता है, और क्योंकि हम लोग को वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन से ही मतलब होता है मोस्टली, तो इसलिए हम लोग हमेशा वर्टिकल लाइन में पीरियोडिक टेबल याद रखते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी उठा के देखना, एनसीईआरटी में वर्टिकल लाइन में जैसे ऐसा दे रखा है, बोरोन फैमिली करके एक टॉपिक दे रखा है। अब बोरोन फैमिली का मतलब है कि बोरोन, उसके नीचे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो पूरे के पूरे एलिमेंट्स का नाम दे रखा है। पूरे बोरोन वाले लाइन में कितने एलिमेंट्स है उस पूरे पार्ट को बोरोन फैमिली बोला जाता है। तो एनसीईआरटी में भी पीरियोडिक टेबल को ऐसे लाइन बाय लाइन मतलब फैमिली बाय फैमिली या ग्रुप बाय ग्रुप हम लोग मेंशन करते हुए चलते हैं। तो तुमको भी ग्रुप बाय ग्रुप ही सारे के सारे एलिमेंट्स को याद रखना है, रैंडम याद मत रखना उस चीज को। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा था, हमेशा वर्टिकल लाइन के फॉर्मेट में पीरियोडिक टेबल को याद रखना। खैर, तो जैसे अगर हम लोग सल्फर वाले पार्ट की बात करें, मान लो 5 नंबर में, तो सल्फर वाले पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक चीज है, वैलेंस शेल वाला पार्ट हम लोग का ऑक्सीजन के जैसा होगा, बस उसमें थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 हो सकता है। और इस बार सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ N3 है, इसका मतलब वैलेंस शेल हम लोग थर्ड शेल को बोलते हुए चल रहे हैं। पहला चीज। अब एक चीज है यहाँ पे, अगर हम लोग के पास वैलेंस शेल में 3s है और 3p है, तो यहाँ पे 3d भी एग्जिस्ट करेगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। तो 3s2 3p4 3d 0 ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। ये लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम लोग इसके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर करें, तो ग्राउंड स्टेट में 3s वाले पार्ट में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p वाले पार्ट में टोटल मिला करके हम लोग के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा फिल किया। और उसके अलावा फिर हम लोग के 3d वाले पार्ट में 5 ऑर्बिटल्स होता है, बट उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब एक चीज सोच के देखो कि हम लोग का वैलेंस शेल जो है ये पूरा का पूरा पार्ट है, तो इसका मतलब हम लोग के पास यहाँ पे खाली जगह अवेलेबल है, जो कि ऑक्सीजन में नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन वाले पार्ट में जब हम लोग गए थे तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में डी ऑर्बिटल खाली नहीं था, डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, केवल 2s और 2p था, तो एक भी खाली जगह नहीं था, यहाँ पे खाली ऑर्बिटल नहीं था। जबकि सल्फर में 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करने की वजह से 5 ऑर्बिटल्स खाली है, तो हम लोग आराम से यहाँ के पेयर वाले पार्ट को उठा उठा के बाहर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में हम लोग का 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कोवेलेंसी 2 लिख सकते हैं। अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट वाले पार्ट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जाए, तो यहाँ से पहले हम लोग पी वाले पार्ट के इलेक्ट्रॉन को उठा करके ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा करके ऊपर लेके चले गए, तो हम लोग का स्टेट कॉन्फ़िगरेशन निकल के आया, जिसमें 3s वाले पार्ट में हम लोग के पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं किया है। 3p वाले पार्ट हम लोग के पास टोटल 3 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से एक पेयर था, उस पेयर को ब्रेक करके हटा दिया हम लोग। 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचा, 3p लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों के पास यहाँ पे 3d वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को उठा के डाल दिए। तो जैसे ही एक पेयर ब्रेक किए तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, मतलब कोवेलेंसी वाला पार्ट 4 मेंशन कर सकते हैं। फिर अभी एक और पेयर खाली मतलब बाकी है यहाँ पे, और खाली जगह है अपने पास, तो अगर एक पेयर बाकी है और खाली जगह अवेलेबल है, तो फिर से हम लोग यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के उस पेयर को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में डाल सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में डाल सकते हैं। तो फिर से एक और एक्साइटेड स्टेट आएगा, और क्योंकि ऊपर वाला पार्ट भी एक्साइटेड स्टेट है, नीचे वाला पार्ट भी एक्साइटेड स्टेट है, तो इसको एक्साइटेड स्टेट 1 इसको 2 कर देते हैं। तो यहाँ से 3s वाले पार्ट में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन में से एक बचा रह गया, 3p वाले पार्ट में हम लोग के पास 3 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं, और 3d वाले पार्ट को हम लोग अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे टोटल 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, और दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन उठ करके अभी आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कोवेलेंसी 6 लिख सकते हैं। तो सल्फर वाला पार्ट 2 4 6 सारा कोवेलेंसी शो करेगा। जैसे मान लो H2S है, तो H2S में सल्फर वाला पार्ट 2 बॉन्ड बना रखा, 2 कोवेलेंसी। अगर हम लोग SO2 लेके चलते हैं तो सल्फर वाला पार्ट 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रखा है, 4 कोवेलेंसी। अगर SO3 लेके चलते हैं तो सल्फर वाला पार्ट 3 डबल बॉन्ड बना रखा है, 6 कोवेलेंसी। तो 2 4 6 सारा कोवेलेंसी सल्फर आराम से शो कर सकता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट में जाके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले पार्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके कोवेलेंसी बना सकते हैं। नोट करो। सर मतलब एक एलिमेंट का एक से ज्यादा मतलब अलग अलग नंबर ऑफ कोवेलेंसीज हो सकते एक हैं। एलिमेंट का वेरिएबल कोवेलेंसी हो सकता है। वेरिएबल मतलब एक से ज्यादा कोवेलेंसी हो सकता है। और इसको नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन केवल हम तुमको दिखाएंगे। अब कितना एग्जांपल हो गया ये? एग्जांपल नंबर 5 6 की बात करते हैं। मान लो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन वाला पार्ट हेलोजन फैमिली में आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन सेकंड पीरियड में है तो इसमें वैलेंस शेल में 2s2 2p5 होता है इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन थर्ड पीरियड में चला गया तो वैलेंस शेल में बस थर्ड पीरियड के वजह से 2 के जगह पे यहाँ 3 डाल दो, 3s2 3p5। ब्रोमीन में गए तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट 4s2 4p5। आयोडीन में गए तो इस केस में फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट 5s2 5p5 मेंशन कर सकते हैं आराम से। तो अगर हम लोग ब्रोमीन वाले पार्ट को कंसिडर करें, एक बार ट्राई करके देखो खुद से। ब्रोमीन वाले पार्ट में अगर हम लोग कोवेलेंसी कंसिडर करें तो कितना आना चाहिए, पहले खुद से ट्राई करके देखो, फिर हम सॉल्व करके दिखाएंगे। थोड़ा जल्दी ट्राई करना।
सर 1 आ रहा है। बस 1, केवल 1। यस सर। चलो ध्यान दो, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग के पास 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद 4p वाला पार्ट है जिसमें 3 ऑर्बिटल होता है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 चौथा पेयर हो गया, पांचवा पेयर हो गया। और अगर 4 एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें 4d तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इनफैक्ट 4f भी एग्जिस्ट करेगा, बट 4f अपने काम का नहीं है। तो कोवेलेंसी में यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोवेलेंसी 1 के बराबर ले सकते हैं। बट एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे 3 पेयर्स हैं और खाली जगह तो बहुत सारा है, तो आराम से इन 3 पेयर्स में से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर अगर लेके गए तो यहाँ से हम लोगों का एक्साइटेड सर स्टेट 4 और कॉन्फ़िगरेशन आएगा। 7 भी आ रहा है। 4 और 7 आ रहा है, वही आ रहा है 3 आ रहा है। सर। 4 आ रहा है 4 कि और नहीं आ रहा है? 7, हाँ सर 4 आ रहा है। अच्छा चलो ध्यान दो, एक्साइटेड स्टेट 1 में गए अगर हम लोग, तो p में से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर डालना है हम लोगों को। अगर p में से एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठा के डाले तो यहाँ से 4s वाले पार्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जैसा था वैसे ही रह गया। 4p में से 5 इलेक्ट्रॉन से जिसमें से एक को छोड़ दिया, दूसरे में से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर लेके चले गए। और 4d वाले पार्ट में पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, अभी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 4p में हम लोगों के पास टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4d में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आराम से टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवेलेंसी 3 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, अभी भी खाली जगह है और यहाँ पेयर है, तो इस केस में आराम से एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके ऊपर डाल सकते हैं। तो फिर हम लोगों का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और क्योंकि दूसरा पेयर ब्रेक किया है तो एक्साइटेड स्टेट 2, 4s वाले पार्ट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में 3 इलेक्ट्रॉन से जिसमें से एक पेयर वाला पार्ट था उसको उठा करके हम लोग, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन से जिसमें से एक पेयर था, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के ऊपर ले गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गया, ऐसा लिख दिया 4p वाले पार्ट में। और उसके अलावा फिर हम लोग 4d वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें, पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस केस में 3 और 2 5, मतलब एक के बाद 3 आया तो 3 के बाद 5। वैसे भी होना चाहिए, पहले में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेयर को जैसे ही ब्रेक करेंगे तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसका मतलब 1 के बाद 3 होगा, फिर अगला पेयर को ब्रेक करेंगे फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 के बाद 5 होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग आराम से। फिर उसके बाद हम लोग एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में जब थर्ड पार्ट में जाएंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठा के ऊपर डाल सकते हैं। तो अपने इलेक्ट्रॉन वाले पार्ट में 4s में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा 4p वाले पार्ट को अगर लेके चले तो 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो 4p वाले पार्ट में हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स 3 रह गए, 4s से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर उठ के चला गया, 4d में 3 इलेक्ट्रॉन और एक 4s में, तो 1 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 1 3 5 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो 4 तो कहीं से नहीं आ रहा आदित्य, 4 कहाँ से लेके 7 आया? में बोले थे सर। 7 तो बोला था, 4 कहाँ से बोल दिया? हम तो तुमसे 4 पूछे थे। नहीं सर 5 आया। चलो ध्यान दो, इतने से हम लोगों का बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली निकल जाएगा। इन सब चीजों का ध्यान रखना। जैसे हम लोग बोरोन फैमिली की बात करते हैं तो बोरोन फैमिली में 1 और 3 कोवेलेंसी था, बट 1 वाला पार्ट नॉर्मली नहीं शो किया जाता है। कार्बन वाले पार्ट में 2 और 4 कोवेलेंसी था, 4 मेन है, 2 वाला पार्ट कहीं कहीं पे 1-2 केसेस में है, अदरवाइज नॉर्मली नहीं होता। नाइट्रोजन में कोवेलेंसी 3 था और नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस होता है। तो जब हम लोग नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस की बात करेंगे तो पहला कोवेलेंसी सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोवेलेंसी वाले पार्ट में सीधा ये देखना, जैसे नाइट्रोजन अगर दे रखा तो नाइट्रोजन वाले पार्ट में हम लोग के पास एक पेयर है जो कि सेकंड वाले पीरियड में हम लोग उठा करके ऊपर लेके नहीं जा पा रहे थे इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर नाइट्रोजन के नीचे का एलिमेंट रहा, मतलब थर्ड पीरियड का एलिमेंट रहा, तो वहां 3D खाली रहेगा, और अगर 3D खाली रहा तो इलेक्ट्रॉन को उठा के 3D में डाल सकते हैं। मतलब 3 के बाद एक पेयर को ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर एक पेयर को ब्रेक कर पाएंगे तो 3 के बाद अपना कोवेलेंसी 5 भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन में 3 कोवेलेंसी रहेगा, जबकि फास्फोरस में 3 भी रहेगा और 5 भी रहेगा। अगर ऑक्सीजन लेके चले तो केवल 2 कोवेलेंसी था, बट सल्फर में कोवेलेंसी 2 भी था, 4 भी था और 6 भी था। 2 ऑक्सीजन के बराबर का था, फिर एक पेयर ब्रेक किया तो 4 हुआ, दूसरा पेयर ब्रेक किया तो 6 हो गया। सिमिलर टाइप से अगर फ्लोरीन लेके चले तो कोवेलेंसी 1 आएगा। अगर क्लोरीन लेके चले, इनफैक्ट ब्रोमीन और आयोडीन भी लेके चले, तो कोवेलेंसी वाला पार्ट 1 तो रहेगा पहला वाला,
और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3 पेयर्स होते हैं। तो जब पहला पेयर ब्रेक करेंगे तो 3, दूसरा पेयर ब्रेक करेंगे तो 5, तीसरा पेयर ब्रेक करेंगे तो 7, 1 3 5 7। ये कोवेलेंसीज आराम से कंसिडर किया जा सकता है। इनफैक्ट नोबल गैसेस की अगर बात करें तो नोबल गैसेस में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वहां पे शुरुआत में 0 कोवेलेंसी होता है। बट कोवेलेंसी 0 का कोई सेंस नहीं है। कोवेलेंसी का मतलब बोला एक एटम एक कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड्स बना रखा है। तो 0 बॉन्ड बनाने का मतलब बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, बेसिकली मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा, तो 0 कोवेलेंसी किसी काम का नहीं है। लेकिन 0 के बाद अगला नंबर सीधा 2 आता है, क्योंकि एक पेयर ब्रेक करेंगे तो कोवेलेंसी 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। जेनॉन वाला पार्ट आराम से 2 4 6 8 कोवेलेंसी शो कर सकता है। जैसे मान लो XCO4 है, तो जेनॉन वाला पार्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आराम से जेनॉन वाला पार्ट 8 कोवेलेंसी शो करते हुए काम कर रहा है। इस एक पूरे पार्ट को नोट डाउन कर लो। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, बाकी कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट अगर याद रहेगा तो फास्ट काम कर पाएंगे। इसमें हम लोग एक छोटा सा कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, इनफैक्ट तुम्हारे सवाल में पूछा भी जाएगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। PCl5 exist but NCl5 does not exist, why? या फिर doesn't, why? PCl5 वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं। नाइट्रोजन वाला पार्ट क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो मैक्सिमम 3 कोवेलेंसी शो कर सकता है, जबकि फास्फोरस 5 भी कोवेलेंसी शो कर सकता है। तो जैसे एक चीज ध्यान रखना, एनसीईआरटी में कोवेलेंसी वर्ड दे नहीं रखा है, तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से अगर काम करें तो कोवेलेंसी वर्ड मेंशन करते हुए काम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग ऐसा आंसर लिखा करेंगे कि फास्फोरस वाला पार्ट थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जबकि नाइट्रोजन वाला पार्ट सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने के वजह से वैकेंट 3d ऑर्बिटल रखता है, उसके वजह से इसके ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसका ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता है। नोट डाउन करते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट रखेंगे। इस क्वेश्चन को अलग से नोट डाउन करना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन याद रखने होते हैं अपने को। इसमें जब भी कहीं पूछेगा ना एग्जिस्टेंस वाला पार्ट कि ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो इसका रीजन अपने को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नोट करो, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 डज नॉट, व्हाई? उसका मेंशन कर लेना, phosphorus has vacant 3d orbital, phosphorus had vacant 3d orbital, therefore it can expand its octet, therefore it can expand its octet, whereas nitrogen belongs to the second period, और उसमें ब्रैकेट में लिख लेना unavailable 3d orbitals या unavailable d orbitals, therefore octet
cannot be expanded. Therefore, octet cannot be expanded. बड़ा सिंपल सा रीजन है, ध्यान रखना है। फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा, और अगर वैकेंट 3d ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा तो ऑक्टेट एक्सपैंड करा सकते हैं, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं वहां पे, मतलब 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। इसलिए PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ध्यान रखना थोड़ा इस चीज का। और इसके बाद फिर हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक चलेगा बहुत मजेदार टॉपिक है। मिली, तुमको याद है टॉपिक? लास्ट ईयर तुम लोगों को बताए थे लेविस स्ट्रक्चर बनाने। यस सर। याद है टॉपिक? हाँ सर। बताओ। सर वो सर्कल सर्कल सा जो बनाने सिखाए थे वही ना? हाँ, सर्कल सर्कल तो नहीं बताए थे बनाना। डॉट डॉट सा। डॉट डॉट भी नहीं बताए थे, वो तो तुम लोगों के 10th क्लास तक का सिलेबस था। हम तो डॉट डॉट भी नहीं बताए थे, सर्कल सर्कल भी नहीं बताए थे। कितना टाइम हो गया है? 6:04 हुआ है। तो 6:04 में चलो ठीक है, आप ये टॉपिक आराम से कर सकते हैं। चलो भाई ध्यान दो। जैसे अगर मान लो लेविस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 10th क्लास में CH4 का आइडिया था हम लोगों को, अभी नोमेनक्लेचर में भी आइडिया लग गया, जैसे CH4 है ऐसा लग गया CH4 वाला पार्ट। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि कार्बन के अलोंग चारों हाइड्रोजन वाले पार्ट होंगे। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो जैसे CH4 का तो मालूम है कि लेविस स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बट अगर मान लो कि तुमको बोला जाए कि H2S2O7 का स्ट्रक्चर बनाना है, या POCl3 का स्ट्रक्चर बनाना है, S3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, S3PO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, या फिर इस तरह के मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये मालूम करना जरूरी होता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस वाले पार्ट को हम लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस से हम लोग का इसके अगला टॉपिक जो कोवेलेंट बॉन्ड वाला पार्ट जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड वाले पार्ट के डिस्कशन में ये लेविस स्ट्रक्चर वाला पार्ट अपने काम का आएगा। और ये ऐसा टॉपिक है जो तुमको आना ही चाहिए, एनी हाउ आना चाहिए। तुम लोगों को हम एक छोटा सा तरीका बताएंगे यहाँ पे, जो तरीका किसी बुक्स में नहीं दे रखा, वो मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है। उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ रूल्स हैं, 1-2 रूल्स हैं, बट उन 1-2 रूल्स के अलावा और कोई रूल नहीं है वहाँ पे। तुमको केवल उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए अपना काम करना है। जो ऑब्जर्वेशंस हम मॉलिक्यूल्स का, जितना अपने सिलेबस में मॉलिक्यूल है, मतलब एनसीईआरटी में अप्रोक्सीमेटली 130 के अराउंड एकदम सिंपल मॉलिक्यूल्स है। तुमको एक असाइनमेंट देंगे अभी जिसमें 129 मॉलिक्यूल्स होंगे। वो तुम्हारे एनसीईआरटी में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर लास्ट, मतलब पूरे 11-12 के एनसीईआरटी को मिला के जितने भी मॉलिक्यूल सिंपल टाइप के हैं, उन सारे के सारे सिंपल स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड सारे मॉलिक्यूल से उन सारे के स्ट्रक्चर्स को अपने को बनाना सीखना होगा। उन मॉलिक्यूल्स में एक जनरल टाइप का हम लोग कुछ कन्वेंशंस लेके चल रहे हैं, जनरल टाइप का एक ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स इस तरीके से प्लेस हो सकते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, कुछ कुछ लोग लेविस स्ट्रक्चर का शॉर्टकट भी बताते हैं कि लेविस स्ट्रक्चर का ये शॉर्टकट है। अगर किसी लोगों ने पढ़ रखा होगा, ऑनलाइन बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, अगर किसी ने पढ़ रखा होगा तो शॉर्टकट भूल के भी यूज मत करना। 2015 में बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड, और लोग उसका लेविस स्ट्रक्चर गलत बनाए थे क्योंकि वो शॉर्टकट वहां पे फेल करता है। तो इसीलिए कोई शॉर्टकट लेविस स्ट्रक्चर में याद नहीं रखेगा। लेविस स्ट्रक्चर में जो जनरलाइजेशन बताएंगे ये तुमको सीखना है। और इसके अलावा जनरलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि 130 मॉलिक्यूल में सब पे ये चीज वैलिड होगा। 130 मॉलिक्यूल में मतलब हम लोग 90-100 मॉलिक्यूल पे इस चीज को अप्लाई करा सकते हैं। 90-100 मॉलिक्यूल पे ये चीज इजीली अप्लाई होगा, बट 20-25-30 मॉलिक्यूल यूनिक है, उनके स्ट्रक्चर्स को तुमको रटना होगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही एग्जिस्ट करता है, और जैसा एग्जिस्ट करता है वैसा ही ड्रॉ करना होगा, क्योंकि नेचर में एग्जिस्टेंस ही वैसा है। कोई ऐसा सवाल पूछेगा सर ऐसा क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो उस मॉलिक्यूल से जाकर के पूछना कि ऐसा क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तुम्हारे हाथ में 5 ही उंगली क्यों है, 6 क्यों नहीं है,
6 भी हो सकता है उंगली। तो इसीलिए उसका एग्जिस्टेंस नेचर में ऐसा है, तो हम लोग उसी एग्जिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो इस लेविस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उन रूल्स वाले पार्ट पे आते हैं, जिसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है अपने को। जैसे मान लो CH4 मॉलिक्यूल है, तो CH4 मॉलिक्यूल में कार्बन वाला पार्ट सेंटर में है और हाइड्रोजन सारे इसके आजू बाजू है। तो जो एटम सेंटर में होगा उस चीज को हम लोग नॉर्मली सेंट्रल एटम बोला करते हैं। तो कार्बन वाला पार्ट अगर सेंटर में है तो इस चीज को सेंट्रल एटम बोल दिया, और हाइड्रोजन इसके बाहर बाहर अटैच कर दिया, उस चीज को हम लोग एक्सटर्नल एटम आराम से बोल सकते हैं। तो हम लोग का एक चीज डिसाइड ये करना होता है और इसी को रिगार्डिंग, मतलब इसी के रिगार्डिंग हम लोग रूल्स की बात करेंगे कि सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड होता है। मतलब सेंट्रल एटम हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे मालूम करेंगे कि सेंट्रल एटम कौन सा हो सकता है। केवल इसी से एसोसिएटेड 2-3 रूल्स है जो अपने को याद रखना होगा। बाकी जनरलाइजेशन में हम लोग आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसके नीचे पॉइंट मेंशन करो। सबसे पहला पार्ट, रूल्स टू डिसाइड द सेंट्रल एटम। इसका नाम लेविस स्ट्रक्चर था सर, भूल गए। अच्छा, रूल्स ये टू वो डिसाइड द सेंट्रल एटम। कोवेलेंसी वाला पार्ट है सर। कोवेलेंसी वाला पार्ट तो नहीं है, थोड़ा उससे एक्सटेंडेड पार्ट है। और जब हम लोग सेंट्रल एटम वाले पार्ट को डिसाइड करते हैं तो उस केस में नॉर्मली सबसे पहला रूल, वहां पे एक टर्म लिखा करना, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है पीरियोडिक टेबल में, जब आएगा तो चीज अपने आप समझ में आएगा। बट अभी एक ऑर्डर याद रखना है, उस टाइम पे जब पढ़ेंगे तभी भी एक ऑर्डर याद रखना है। बट अभी के लिए जो हम ऑर्डर लिखेंगे उससे काम चल जाएगा। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और larger atom becomes the central atom generally. Becomes the central atom generally. चलो ध्यान देना। एक तो सबसे पहला चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ तक का सीक्वेंस थोड़ा ध्यान रखना। जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। नाइट्रोजन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर होता है, बट फिर भी हम लोग नाइट्रोजन को प्रीफर करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन को पहले लिख रहे हैं हम लोग। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फिर सल्फर, ब्रोमीन। सल्फर ब्रोमीन भी अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, लेकिन सल्फर प्रेफरेबली पहले लिखेंगे हम लोग। उसके बाद और भी एलिमेंट्स है जैसे आयोडीन, कार्बन, ये सब एलिमेंट्स हो गए, बट वो सब अपने काम के नहीं है। फॉस्फोरस वाला पार्ट को हम लोग सबसे लास्ट में रखते हैं विथ हाइड्रोजन। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर माना जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक आएगा पीरियोडिक टेबल में, तब वहां पे चीज आराम से पता चल जाएगा तुम लोगों को। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट बराबर है। तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लार्जेस्ट एटम बिकम्स द सेंट्रल एटम जनरली, सबसे पहला ये रूल हम लोग मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे इसमें लार्जेस्ट एटम या लार्जर एटम अपने काम का नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आराम से काम कर सकते हैं। ये सबसे पहला रूल है जो ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगा, तुमको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट, समटाइम्स the atom given as the central atom in the molecular formula, sometimes the atom given as the central atom in the molecular formula is the central atom. मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो सेंट्रल एटम दे रखा होगा वही हम लोग सेंट्रल एटम कंसिडर करते हुए चलते हैं। कभी कभी ऐसा भी कंसिडरेशन लेना होता है हम लोगों को। तो जैसे मान लो अगर हम लोग सेंट्रल एटम के हिसाब से बात करें तो ऐसा अगर कंपाउंड है SCN-, तो SCN- वाले पार्ट में ये कार्बन वाला पार्ट हम लोग का सेंट्रल एटम होता है। बट अगर मान लो हम लोग SNC- लेके चलते हैं तो SNC- में ये नाइट्रोजन वाला पार्ट सेंट्रल एटम होता है। तो इन जनरल स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में और ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले पार्ट में जो एटम सेंट्रल एटम के जैसा दे रखा होगा उसी को सेंट्रल एटम मानना होता है।
मतलब SN में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, SCN में C सेंट्रल एटम है, बट ये बहुत रेयरली होता है, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखते हैं, इनऑर्गेनिक में नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ता है इस चीज का, नोट कर लो। उसके बाद थर्ड पार्ट, समटाइम्स द एटम लोअर इन नंबर, या द एलिमेंट कर लो, द एलिमेंट लोअर इन नंबर इज द सेंट्रल एटम। कभी कभी जो एटम लोअर इन नंबर होगा उस चीज को हम लोग सेंट्रल एटम के जैसा कंसिडर करेंगे, मतलब जिसका नंबर कम है पूरे मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे OCl2, तो OCl2 वाले पार्ट में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर अभी लिखा था फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन तब क्लोरीन आता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट फिर भी यही ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, मतलब मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सेंट्रल एटम का मतलब क्या, एक एटम के आजू बाजू मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, तो ऑक्सीजन के बगल में ज्यादा एटम्स है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो गया, ऐसा बोल के चल रहे हैं हम लोग, जबकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनफैक्ट सिमिलर टाइप का एक और एग्जांपल है OBr2, ऑक्सीजन के दोनों तरफ हम लोग का ब्रोमीन एटम है, ये ऑक्सीजन वाला पार्ट हम लोग का सेंट्रल एटम है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग सेंट्रल एटम वाले पार्ट को डिसाइड करने के लिए आराम से मेंशन किया करते हैं। और इसके बाद फिर हम एक लेक्चर लेंगे, तुम लोग का एक भी लेक्चर नहीं लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 मिनट का एक लेक्चर होगा, जिसमें बाकी जनरलाइजेशन को पुट करेंगे। उसको आज हम बता नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे जनरलाइजेशन है, मतलब 5-6 तरह के जनरलाइजेशन है, सबको एक ही बार बताना होता है। तो अगर आज टाइम होता तो हम आज ही बता देते, बट आज टाइम नहीं है, 10 ही मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, तो इसीलिए हम आज उस पार्ट को डील नहीं कर रहे हैं। हम कुछ कुछ होमवर्क भी दे रहे हैं तुम लोगों को, उन सब होमवर्क को तुम लोगों को सॉल्व करना है। और एक और चीज, तुम्हारे वर्कशीट में, मतलब तुम्हारे ऑनलाइन पोर्टल में हम कुछ कुछ DPP अपलोड कर रहे हैं, उन DPP वाले पार्ट को सॉल्व करो। तुम्हारे ग्रुप में मैसेज मार दिया गया है, जिन लोगों को पता नहीं चलता है कि जाके टेस्ट कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको हम एक बार पोर्टल के थ्रू दिखा दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन इस चीज को शो कर दे रहे हैं कि कैसे हम लोग ऑनलाइन जा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट वो DPP सॉल्व करना है कि तुम लोग का मैसेज भी आ जा रहा है, बट फिर भी तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहा, और अगर मैसेज नहीं भी आ रहा है तो भी इस चीज का ध्यान रखो कि तुम लोगों को पोर्टल पे जाकर के DPP सॉल्व करना ही करना है, ये बहुत ही मस्ट है। तो एक मिनट, जैसे मान लो ये रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए ना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।